नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट 3D एलिमेंट्स स्टडी करा रही थी। इन 3D एलिमेंट्स में हमने इनकी जर्नल प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। जर्नल प्रॉपर्टीज में हमने दो प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, जहां जहां वेरिएशन आया और वो क्यों आता है उसका रीजन बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों को एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई स्टडी की और हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में सीरीज के इनिशियली जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सीरीज के इनिशियली तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है, मिडिल में जो है वो साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है और लास्ट में बिल्कुल एक्सट्रीमली राइट साइड में साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है उसका हमने रीजन स्टडी किए थे। दो फैक्टर्स बताए थे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। कब कौन सा बढ़ेगा तो जो बढ़ेगा वो इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा और उससे वो साइज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ये हमने दो इफेक्ट अच्छे से स्टडी कर लिए थे। आज हम तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड, सॉरी यूनिट फर्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट, और उसमें भी हम पहले 3D ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, मीन्स फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम पढ़ रहे हैं जर्नल प्रॉपर्टीज। जर्नल प्रॉपर्टीज में हम आज थर्ड प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी क्या होता है और ये कैसे इफेक्ट होता है वो बताऊंगी। उसके बाद हम इस सीरीज का आयनाइजेशन पोटेंशियल स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। आयनाइजेशन पोटेंशियल को हिंदी में आयनन विभव कहा जाता है। मीन्स किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, मीन्स ये कोई एटम है, इसका वैलेंस सेल ये है, इस वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, जहां पे इस इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियाई के बीच अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाए, उस डिस्टेंस को कहा जाता है इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो वहां तक ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी गैसियस एटम के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। अब हमें डेफिनेशन पता हो गई। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिमूव करने के लिए एनर्जी कब कब ज्यादा लगेगी या कब कम लगेगी, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। मीन्स ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, साइज ऑफ एटम। भाई जैसे जैसे साइज बढ़ा, साइज का मतलब वैलेंस सेल बढ़ा, तो वैसे वैसे एक तो इस सेल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव करने के लिए एनर्जी देंगे, फिर इस सेल से और इस सेल से। तो जैसे जैसे इस न्यूक्लियाई से और इस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच डिस्टेंस बढ़ती जाती है,
इनका अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता जाता है। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इसको वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो भी कैसी होगी, कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ एटम के। कि एटम का साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियाई से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन हम यहाँ पे यही दो फैक्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि यही दो फैक्टर्स हम यहाँ पे हमारे जो डी ब्लॉक की आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे वहां पे यही दो फैक्टर्स हम काम में लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव हो जाए तो यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर रिमूव होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि स्टेबल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि किसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये था कि आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से वेरी करेगी, कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स या 3D सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D 1 to 10 4s 1 to 2 मीन्स पहले आप इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो और उसके बाद डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने की बात आती है तो s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स पहले रिमूव होंगे क्योंकि वैलेंस सेल कौन सा है, s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कौन से सेल में से रिमूव होंगे, 4s s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, 4 सेल में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। अब हम इनकी कंपैरिजन स्टडी करते हैं, इनका हम कंपैरिजन स्टडी करते हैं किसके साथ, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैल्शियम की बात करें हम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम आता है, फिर वेनेडियम आता है, क्रोमियम, मैग्नीज, ये आते जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखो कैल्शियम में जैसे ही मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव करूंगी, कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव करूंगी, 4s ऑर्बिटल से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 4s से इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव हो गए तो अब इलेक्ट्रॉन्स किसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और ये जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए s ऑर्बिटल्स के, इसलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम होती है क्योंकि यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और रिमूव होने के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है जो कि स्टेबल होता है। जबकि डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसके बाद भी क्या होगा, यहाँ पे यदि s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए 3d1, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल भी गए तो भी 3d के अंदर
इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इनके कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। अब हम ओनली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। हमें पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, इस तरीके से बात करते हैं। क्लियर? लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या हो रहा था, साइज छोटा हो रहा था, कांस्टेंट हो रहा था, यहां पे साइज जाके इंक्रीज हो रहा था। मींस आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल वैसे तो ऑलमोस्ट इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो सेम ही होता है, लेकिन फिर भी जो कंपैरिजन है मींस स्लाइटली चेंजेस जो आ रहे हैं, बहुत कम चेंजेस आते हैं और स्लाइटली चेंजेस आते हैं। वो कैसे आते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, कहां, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे। क्लियर यहां तक? अब हम बात करते हैं इस क्रोमियम की। किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमियम की। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d5 4s2। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d3 4s2। यही होगा। अब हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिया, कहां से, यहां से, एस ब्लॉक वाले से। जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा बन गया, हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक मींस डी ऑर्बिटल्स कैसे हो गई, हाफ फिल्ड। और हमें पता है कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला ये जो बना है ये कैसा होता है, स्टेबल होता है। क्लियर यहां तक? अब हम इसकी दूसरी इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव करते हैं, इस 5 वाले डी ऑर्बिटल में से रिमूव करते हैं, जो कि हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो जैसे ही हम इसमें से रिमूव करेंगे वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मींस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इनकी बहुत कम होती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि अब वैसे तो नॉर्मली हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे और भी ज्यादा होती है। उसका रीजन यही है कि ये डी ऑर्बिटल में से जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें से, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ रहे हैं, जो कि कैसा है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात करते हैं हम मैग्नीज की। मैग्नीज में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आई, मींस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू तो किसकी कम है, क्रोमियम की कम है, किससे, वेनेडियम और मैग्नीज के कंपैरिजन में। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वेनेडियम और मैग्नीज के कंपैरिजन में क्रोमियम की क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स जब निकलता है तो उसके बाद हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बच जाते हैं, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम बात करते हैं इनके सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की। तो यहाँ पे जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किस में से निकल जाएगा, एस ऑर्बिटल में से। और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, जबकि यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव हो रहा है वो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है। ये बात की हमने क्रोमियम की। अब हम पढ़ते हैं इनकी रिएक्टिविटी।
ऐसे ही कॉपर का है क्रोमियम के साथ, जब लास्ट में हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 3d10 4s1 कॉपर, तो कॉपर का भी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कौन से में निकालोगे, हाफ फील्ड में, कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल में से निकालोगे जो कि स्टेबल होता है, इसलिए इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन पोटेंशियल पे, जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर उतना ही ज्यादा होगा, या कहें कि उसमें से इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से निकल जाएंगे, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मीन्स खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो खुद ऑक्सीडेशन, जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए वो कोई दूसरी स्पीसीज यूज करेगी, जिससे उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका कम था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। क्या था, कम था, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, और उनका ऑक्सीडेशन भी आसानी से होता है, इसलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है, तो उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम होता है, मींस इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं हो पाता है। जब आसानी से लूज नहीं होगा, किसी को आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, तो दूसरों का रिडक्शन भी कम करेंगे, मींस इनमें डी ब्लॉक में जो रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर होती है वो वीक होती है, तो ये क्या होते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये थी इनकी रिएक्टिविटी। किससे डिसाइड की जाती है, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल से डिसाइड की जाती है, जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो, कम होता है, वो तो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जिनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, रिडॉक्स पोटेंशियल। फोर्थ प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल। देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया। हमें भी पता है कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। क्या किया फिर कि भाई, क्योंकि सेल जो बनता है वो दो इलेक्ट्रोड के पेयर से बनता है। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं और वो सब टर्म्स हमने वहां पे बहुत अच्छे से स्टडी किया था। आप पहले उस वीडियो पे जाओ, उसको देखो, तब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जब
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या लिया इन्होंने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड काम में लिया। किसके लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि सेल बनाएंगे तो हमें दो इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं तो उस सेल का जो पोटेंशियल होता है वो उन दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इस एक इलेक्ट्रोड का क्या पोटेंशियल है। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका अपना लिया इन्होंने कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहा गया और इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो है ई नोट, वो क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब जिनको भी हाइड्रोजन के साथ पेयर करके सेल बनाया जाता है तो वो जो सेल का पोटेंशियल होता है वो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक के मेटल्स को किसके साथ पेयर किया गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ पेयर करके मेटल इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ पेयर करके क्या बनाए गए, सेल बनाए गए और इन सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया और उस सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाया गया। और ये जो रिएक्शन हो रही थी, ये क्या रिएक्शन हो रही थी, मेटल जो है मेटल प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जितने ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है आपकी बुक में n दे रखा हो, एक ही बात है। क्या हो रहा है उसके बाद, हाइड्रोजन प्लस मेटल से ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए ये इसने हाइड्रोजन ले लिए और H2 गैस की फॉर्म में रिमूव हुआ। तो पूरी सेल रिएक्शन क्या हो रही है, मेटल प्लस H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 प्लस मेटल प्लस। यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली, मींस यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, मेटल का या उस सेल का, क्योंकि सेल का ही होगा, वो ई नोट की वैल्यू यदि उस सेल के लिए ई नोट की वैल्यू यदि नेगेटिव हुई, ई नोट की वैल्यू यदि नेगेटिव हुई तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। मींस जिनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है वो मेटल्स जो है वो एसिड या वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या दे रही हैं, H2 गैस रिमूव कर रही है। भाई ये H प्लस कहां से आया, एसिड से आया, HCl के उसमें डिप किया हुआ रहता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने आप लोगों को वहां पे बहुत अच्छे से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ाया था, आप वहां पे देख लीजिए। H प्लस कहां से आया है, HCl से। तो इस H प्लस मीन्स एसिड से रिएक्शन करके क्या दे रही है ये H2। कौन दे रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा उस मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। भाई ये रिएक्शन कौन से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो उस मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है मींस ये मेटल किसकी तरह बिहेव करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। और जिसका ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये कैसा आया, पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। यदि ये रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन मींस H2 M प्लस के साथ रिएक्शन करेगा H प्लस प्लस में मेटल, मींस मेटल का तो क्या हो रहा है, मेटल आयंस का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहां पे ये मेटल आयंस किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह।
और ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे H2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब जब इन्होंने बहुत डी एलिमेंट्स को सबको इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन किया और क्या निकाला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया। और ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन्होंने कैलकुलेट किया, इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स या मेटल आयंस का क्या मिला हमें, ई नोट की वैल्यू नेगेटिव मिली। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। अब किसका पॉजिटिव मिला, एक तो कोबाल्ट +3 का ई नोट कैसा मिला, पॉजिटिव, और एक कॉपर प्लस और कॉपर +2, इन दोनों का भी ई नोट कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। मीन्स ये कोबाल्ट और कॉपर, इन दोनों मेटल्स का ई नोट की वैल्यू जो थी वो कैसी मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो ये डिफाइन करती है पॉजिटिव वैल्यू मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होगी तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन ये होगी कि H2 में इन मेटल्स के साथ, मेटल आयंस के साथ रिएक्शन करेगा और मेटल बनाएगा, प्लस में H+ बनाएगा। मीन्स यहाँ पे ये मेटल्स जो है वो एसिड या वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या नहीं देती, H2 गैस रिमूव नहीं करती। क्या रिमूव नहीं करती, H2 गैस रिमूव नहीं करती। कब, जब इन मेटल्स की रिएक्शन रिएक्ट विथ एसिड और वाटर टू फॉर्म, क्या बना रहे हैं, H2 गैस। नहीं होता, ये रिएक्शन नहीं होती। बाकी सभी क्या करेंगे, इनके साथ रिएक्शन देनी चाहिए क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब थ्योरेटिकली तो हमें ये पता चला, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने स्टडी किया तो ये देखा कि मैग्नीज के अलावा इन ये मेटल्स तो है ही है क्योंकि इनका तो इफेक्ट ही उल्टा निकला है। उसके बाद उन्होंने देखा कि मैग्नीज के अलावा जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे वो एसिड और वाटर के साथ न्यूट्रल होते हैं। क्या कहा मैंने कि क्या मिला कि मैग्नीज के अलावा, इसके अलावा बाकी के जितने भी मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, all metal ions not react with किसके साथ, एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, या कहें कि ये एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिमूव नहीं करते हैं। इसका रीजन इन्होंने ये बताया कि ये जो मेटल आयंस हैं इनके ऊपर, एक तो पहला रीजन तो ये बताया कि मेटल ऑक्साइड्स की परत चढ़ी हुई होती है। एक मेटल ऑक्साइड्स की क्या होती है, इनके ऊपर लेयर लगी हुई होती है, प्रोटेक्शन लेयर। इसलिए उस प्रोटेक्शन लेयर के कारण ये मेटल आयंस इस एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाता है। दूसरा, इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल और वेपराइजेशन हीट की वैल्यू जो है वो बहुत ही हाई होती है। हाई होने के कारण इनका हाइड्रेटिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो बहुत लो होती है। जब हाइड्रेटिंग एनर्जी की वैल्यू लो हुई तो ये आयंस डिसोल्व ही नहीं हो पाएंगे, तो ये क्या होगा, ये H2 की फॉर्म में बाहर रिमूव नहीं कर पाएंगे। ये भी एक रीजन था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनके ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।